अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नारोवाल में वजीर दाखिला एहसन इकबाल कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। नारोवाल में वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातिलाना हमला हुआ है। वजीर दाखिला के बाजू में 2 गोलियां लगी हैं जिससे वो जख्मी हो गए हैं, जबकि फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। ये वाकया नारोवाल के इलाके कस्बा कंजरोड़ में पेश आया, जहां वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल एक कॉर्नर मीटिंग में शरीक थे। बताया जाता है कि MPA राना मनान के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया था। कॉर्नर मीटिंग के इख्तिताम पर एहसन इकबाल जब डेरे से बाहर आ रहे थे, उस दौरान मजमे में शरीक एक मुसल्लह शख्स ने पिस्तौल से उन पर फायरिंग कर दी। मुलजिम ने वफाकी वजीर दाखिला पर बराह रास्त फायरिंग की, जिससे 2 गोलियां एहसन इकबाल के बाजू में लगी हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल को जख्मी हालत में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त डॉक्टर्स एहसन इकबाल का ऑपरेशन कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल कंजरोड़ के इलाके में मुस्लिम लीग नून की एक कॉर्नर मीटिंग में मौजूद थे कि अचानक एक शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। इत्तलात हैं कि एहसन इकबाल के दाएं बाजू पर गोली लगी है। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जहां इससे तफ्तीश की जा रही है। नामालूम शख्स ने खिताब के दौरान उन पर फायरिंग की। पुलिस जराये का कहना है कि एहसन इकबाल पर फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम आबिद है। दूसरी जानिब एहसन इकबाल को एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। याद रहे कि एहसन इकबाल ने सुबह तौहीन अदालत केस में अदालत में पेश होना था। अदालत ने 7 मई को उन्हें तलब किया था। अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को यकीन है कि खित्ते में सिर्फ फौजी ताउन के जरिए ही अमन कायम किया जा सकता है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को यकीन है कि खित्ते में सिर्फ फौजी ताउन के जरिए ही अमन कायम किया जा सकता है। बरतानिया में मौजूद रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट की मदद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्तावार फायरिंग के तबादले के बावजूद इस्लामाबाद की जानिब से नई दिल्ली के साथ बातचीत की कोशिशें जारी हैं। तो ऐसे में क्या नई दिल्ली का रद्द अमल आएगा? रिपोर्ट में बताया गया कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की दावत पर रवां बरस मार्च में तारीखी तौर पर भारतीय सफीर अपने मिलिट्री अताशी के हमरा यौम पाकिस्तान की परेड में शरीक हुए और इससे महसूस होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तारीखी दावतनामे के 2 हफ्तों बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने एक बयान में कहा था कि पाक फौज भारत के साथ अमन कायम करने के लिए बातचीत की ख्वाहां है। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ममालिक की अफवाज रवां बरस सितंबर में चीनी फौज के साथ रूस में फौजी मशकों का हिस्सा बनेंगी और 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद इस पेशरफ्त को अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी थिंक टैंक का कहना था कि गुज़िश्ता बरस दौराए बरतानिया के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूसी की एक तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया था कि पाक फौज अब गैर मुतमईन नहीं है और अपने मुस्तकबिल के लिए पुरएतमाद है। इसके साथ साथ उन्होंने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में भारत को शमूलियत की दावत भी दी थी। रूसी की रिपोर्ट में बताया गया कि माजी में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें की जाती रहीं, जिसमें 1980 की दहाई में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक और भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने बातचीत के जरिए ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा 2002 में उस वक्त पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बरसों से जारी कश्मीर तनाज़े को ख़त्म करने के बहुत करीब थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी जर्नलों की पेशकदमी को भारत के कुछ हलकों की जानिब से हमेशा खुशामदीद कहा गया, क्योंकि पाक फौज से उम्मीद की जाती रही है कि वो खित्ते में अमन कायम करने के अहल हैं। अमरीकी थिंक टैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया कि वफाक के ज़ेरे इंतजाम कबायली इलाके फाटा में फौजी ऑपरेशन ने इलाके में अमन बहाल किया और मगरबी सरहद पर इस्तेहकाम पाकिस्तान की हौसला अफजाई कर रहा है कि वो नई दिल्ली को तफहीम के साथ आगाह करे कि इसकी मदद से पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होगी और इलाकाई तिजारत को फरोग मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मज़कूरा अमल के लिए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का मंसूबा सूदमंद साबित हो सकता है। ट्रेड ट्रांजिट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान भारत तिजारत के हवाले से बातचीत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन पाक फौज के अफसरान की जानिब से नई दिल्ली तक इस मामले में बाकायदा रसाई की वजह से मुस्तकबिल में नई दिल्ली इस्लामाबाद से इस मामले में बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। विफाकी काबीना ने फाइनेंस डिवीजन की जानिब से अरसाल समरी मुस्तरद कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। विफाकी काबीना ने फाइनेंस डिवीजन की जानिब से अरसाल समरी मुस्तरद कर दी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे कैटेगरी में शमूलियत से बचाने के लिए विफाकी काबीना इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
AMLA 2010 के तहत तहकीकाती इदारों को टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त दे। मुतल्लिका इदारे की जानिब से समरी 9 जून 2016 को अरसाल की गई थी, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्राय लैंड रेवेन्यू को टैक्स चोरी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की इजाज़त देने को कहा गया था, लेकिन नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में जनवरी 2018 को चैलेंज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि वफाकी वजारत ने वफाकी काबीना की तस्दीक के बगैर समरी अरसाल की। फाइनेंस डिवीजन ने काबीना को समरी 3 मई को इरसाल की, लेकिन वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की निगरानी में काबीना ने समरी पर गौर के लिए इसे लॉ डिवीजन के सुपुर्द कर दिया, जिसके नतीजे में ताहाल ताख़ीर बरती जा रही है। वाज़ेह रहे कि FATF की टीम रवां माह या अगले माह के आगाज़ में पाकिस्तान का दौरा करके मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात का जायज़ा लेगी। हुकूमत ने FATF को अप्रैल में एक रिपोर्ट अरसाल की थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आलमी मयार के मुताबिक इक़दामात के बारे में तफसीलात दर्ज थीं। दूसरी जानिब वज़ारत फ़ाइनेंस के एक अहदेदार ने मीडिया को बताया कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से तैयार करदा 40 सिफारिशात में AML एक्ट 2010 को फ़ाल करना भी शामिल था। इसके अलावा वफाकी काबीना की जानिब से मज़ीद ताख़ीर की सूरत में हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम भी मुतासिर होगी, जिससे पहले ही सेनेट में शदीद मुखालिफत का सामना है। एमनेस्टी स्कीम में वाज़ेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाई गई दौलत पर स्कीम का इतलाक नहीं होगा। MAL एक्ट 2010 के तहत वफाकी तहकीकाती इदारा FIA, कौमी एहतसाब ब्यूरो और एंटी नारकोटिक्स फोर्सेज मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों को माली मुआवनत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। वाज़ेह रहे कि DGI&I गुज़िश्ता 18 माह में टैक्स चोरों से 10 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। DGI&I के एक अहदेदार ने बताया कि इदारे के इख्तियारात मुअत्तल कर दिए गए हैं और 270 बाअसर शख्सियात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। ताहम अब वो AML एक्ट के तहत कार्रवाई करने से कासिर हैं, क्योंकि वफाकी काबीना इजाज़त नहीं दे रही। इस हवाले से मजीद बताया गया कि स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने मुतल्लिका अफराद की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की निशानदेही की थी और इन अफराद की फहरिस्त DGI&I को इरसाल की ताकि तहकीकात की जा सकें। वज़ारत ख़ज़ाना के एक अहदेदार ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुतहर्रिक आलमी टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जबकि समरी पर वफाकी काबीना की ताख़ीर के नतीजे में पाकिस्तान का केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा। पाकिस्तान ने तुर्क फ़िज़ाइया को एविएशन और फ़ौजी तरबियत में भरपूर मदद और ताउन की पेशकश कर दी। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक तुर्की के चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ जनरल होलोसी आकार ने इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल होलोसी आकार को सलामी पेश की। जनरल होलोसी आकार और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की 1-on-1 मुलाकात में पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक जनरल होलोसी आकार ने पाक फ़िज़ाइया के अफराद की पेशावराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़िज़ाइया के किरदार को सराहा। तुर्क चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने पाक फ़िज़ाइया के तजुर्बात से सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। इस ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। पाक फ़िज़ाइया तुर्की को एविएशन और फ़ौजी तरबियत में भरपूर मदद और ताउन करने के लिए तैयार है। खुर्शीद शाह का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम 15 मई तक फाइनल कर लेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम 15 या 16 मई तक सामने आ जाएंगे। अभी नाम बताए तो मीडिया उनका हशर नशर कर देगा और कभी किसी के साथ मिला देगा, कभी किसी के साथ, लेकिन जो भी नाम आएंगे वो इंतजामी उमूर के माहिर और साफ व शफाफ होंगे। सक्खर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फारूक सत्तार बेचारा बौखलाया हुआ है, जिसे अपनी पार्टी ही तस्लीम नहीं करती उसको -1 नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने लंदन वाले को माइनस किया है और इल्ज़ाम हम पर देते हैं। फारूक सत्तार पप्पू या पापा नहीं बल्कि सिर्फ पपी हैं। उनका कहना था कि सियासत में कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती, कल का दुश्मन आज का दोस्त बन सकता है और ये सब हालात पर मुनहसिर होता है। उनका कहना था कि खलाई मखलूक को तो साइंसदान भी मानते हैं और दुनिया के हर इलेक्शन में खलाई मखलूक का हिस्सा होता है। उनका कहना था कि चैलेंज से कहता हूँ, जनूबी पंजाब में हमने 5 सालों में जितना काम कराया इस हुकूमत ने 1/4 भी नहीं कराया। बिजली की चोरी सिंध से ज्यादा लाहौर में हुई है और ये बात पार्लियामेंट की कमेटी में साबित भी हो चुकी है कि सेप्को और वेस्को में ज्यादा चोरी तो लाहौर में है, और तो फिर वहां बिजली क्यों नहीं काटी जाती। उनका कहना था कि नैब अपना काम कर रही है, केसेस बन रहे हैं, अब जिस पर इल्जाम ही ना हो तो क्या उस पर भी केसेस बनने चाहिए। उनका कहना था कि हल्का बंदियां हो चुकी हैं, अब बात आगे बढ़नी चाहिए। अब तक तो हालात इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने की तरफ ही जा रहे हैं। कबल तकरीब से खिताब करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि मुल्क में लीडरशिप ना होने की वजह से दुनिया हमें पत्थर के दौर में फेंकने की धमकियां दे रही है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते थे,
میری کوشش ہے کہ علاقے میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کا کیمپس بھی لاؤں۔ اب تک سکھر میں 5 یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں۔ تقریب میں سندھ کے وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ بھی شریک تھے۔ جرگوں کے غیر قانونی فیصلے کراچی میں بھی نافذ کیے جانے لگے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ جرگوں کے فیصلے قبائلی علاقوں کے بعد کراچی میں نافذ کیے جانے لگے، جبکہ جرگے کے فیصلوں میں سنگین جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ جرگے کے فیصلوں پر پولیس کا بھی سر خم ہے۔ جرگے میں پسند کی شادی کرنے والوں کے لیے قتل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے بھائیوں اور والدین کو غیرت کی آڑ میں قتل پر اکسایا جاتا ہے۔ دیگر معاملات میں بھاری رقوم کا جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ بچیوں کو ونی قرار دینا، والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر قتل جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں قبائلی علاقوں کی طرح جرگہ سسٹم عروج پر پہنچ گیا۔ جرگے کے فیصلوں پر متعدد جوڑوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے ہی جرگے کے فیصلے پر 3 روز قبل سپر ہائی وے صنعتی ایریا کے علاقے میں واقع سکھیا گوٹ میں فائرنگ کر کے پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی عامر سہیل اور مختلبہ کو قتل کر دیا گیا۔ جرگے کے ایک رکن نوشیروان کی گرفتاری کے بعد عدالت کے روبرو اصل حقائق سامنے آئے ہیں۔ مقتول عامر سہیل مقتولہ کے گھر کے سامنے واقع گورنمنٹ فیکٹری میں الیکٹریشین تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات مختلبہ سے ہوئی۔ بعد ازاں 2-2.5 سال قبل دونوں نے اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی تھی اور مسلم آباد کے علاقے مومن آباد میں رہائش اختیار کی۔ مقتول عامر سہیل نے الیکٹریشین کا کام چھوڑ کر رکشہ چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران متعدد بار مقتولہ کو اس کے بھائی نوشیروان اور والد اور دیگر کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، جس پر مختلبہ نے اپنے بھائی اور دیگر کے خلاف تھانہ مومن آباد میں درخواست دی تھی، لیکن پولیس نے ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ معاملے کو جرگے کے حوالے کر دیا گیا۔ جرگے میں بظاہر صلح ہوئی۔ جرگے میں مقتول کی بہن کا رشتہ مقتولہ کے بھائی کو دینے پر فیصلہ ہوا، لیکن خفیہ طور پر جرگے کے سربراہ مقتولہ کے والد اور دیگر نے دونوں میاں بیوی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر مقتول کے سالے نے بظاہر ناراضگی ختم کر کے بہن اور بہنوئی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ بہن اور بہنوئی کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ملزم شیروان نے انہیں گھر آنے کی دعوت دے دی۔ گزشتہ روز میاں بیوی پہلی بار سسرال پہنچے تو فیصلے کے مطابق انہیں واپسی پر قتل کر دیا گیا۔ اگر تھانہ مومن آباد مقتولہ کی درخواست پر کارروائی کرتی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالت میں پیش کرتی تو معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ پسند کی شادی پر بھائی کی 2 بچیوں کو ونی قرار دے دیا گیا۔ فرنٹیئر کالونی کے علاقے میں خاتون یاسمین کے دیور نے پسند کی شادی کی تھی، جس پر جرگے میں بھاری رقم کا جرمانہ عائد کیا۔ بہن نہ ہونے کے باعث بھائی کی 2 بچیوں کو ونی قرار دیا اور بچیاں چھین لی گئی تھیں۔ بچیوں کی والدہ یاسمین نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے علاقہ غیر سے بچیوں کو بازیاب کرا کے طلب کیا اور بچیوں کو ماں کے حوالے کیا تھا۔ حال ہی میں مومن آباد کے علاقے میں پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 12 سالہ ریحان کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کے حکم پر 4 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ابھی مقدمہ ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ پولیس کی نگرانی میں جرگہ ہوا اور مقتول کے والد پر دباؤ ڈال کر مصالحت پر آمادہ کر لیا گیا، جس پر مقتول کے والد نے عدالت میں مصالحت کی درخواست دائر کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ مقدمہ ابتدائی مراحل میں ہے، سیشن عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا اور میاں بیوی کو کرنٹ لگا دیا گیا۔ اگست 2017 میں ابراہیم حیدری کے علاقے میں غنی الرحمان اور تاج بی بی کو قتل کیا گیا تھا۔ دونوں مقتولین کے اہل خانہ ان سے ناراض تھے۔ دونوں کا قتل جرگے کے فیصلے کے بعد کیا گیا۔ 30 سے 35 افراد کی موجودگی میں جرگہ ہوا۔ جرگے میں لڑکے اور لڑکی کے والدین بھی موجود تھے۔ جرگے میں فیصلہ ہوا کہ لڑکی کو اس کے والدین کرنٹ لگا کر قتل کریں گے، لڑکے کے والدین لڑکے کو کرنٹ لگا کر قتل کریں گے۔ جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جرگے کے اراکین نے انہیں کرنٹ لگا کر قتل کر دیا تھا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد عدالت نے سخت نوٹس لیا اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جس کے بعد پولیس نے جرگے کے اراکین حکمت خان، زرخطاب خان، محمد افضل اور شیر افضل کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جرگے کے سربراہ سے ساز باز کی واردات میں ملوث سرتاج، لال رحمان، تاج محمد اور جان محمد کو گرفتاری کے بعد بے گناہ قرار دے دیا۔ پولیس نے مقدمے میں گرفتار 4 ملزمان کو بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ جمع کرائی۔ عدالت نے 4 ملزمان کو بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ مسترد کر دی۔ عدالت نے چاروں ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کے حکم پر مقدمہ شاہ لطیف ٹاؤن منتقل کر دیا گیا۔ جرگے کے سربراہ نے عبوری ضمانت قبل ازیں کرا لی تھی۔ مقتولین نے شادی کے بعد تھانے کو بھی آگاہ کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ کوئٹہ میں کوئلے کی 3 کانیں بیٹھنے سے 23 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ کوئٹہ سے 90 کلومیٹر دور مارواڑ کے علاقے میں کوئلے کی 2 کانوں میں میتھین گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا اور کانیں بیٹھ گئیں، جبکہ دوسرے واقعے میں کوئٹہ سے 45 کلومیٹر دور مارگٹ کے علاقے میں پی ایم ڈی سی کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاکتیں ہوئیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ایمبولینس اور ریسکیو اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ کمشنر کوئٹہ جاوید انور شاہوانی کے مطابق حادثے کے وقت درجنوں مزدور کوئلے کی کان میں کام کر رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا، جس سے یہ ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ چیف انسپکٹر مائنز افتخار احمد کا کہنا ہے کہ کانوں میں پھنسنے والے مزدوروں کی تعداد 30 ہے، جس میں سے 23 مزدور جاں بحق ہو چکے ہیں۔
शहबाज शरीफ कहते हैं नियाजी और जरदारी ने अवाम को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दिया। नियाजी जरदारी ने अपने सूबों में अवाम को मायूसी और दुखों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून के तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 5 साल शबो रोज़ अवाम की खिदमत की। बाशऊर वोटर्स एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का ही इंतखाब करेंगे। उन्होंने कहा कि एनर्जी बहरान और दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एजाज़ है। जितने मंसूबे मौजूदा दौर में मुकम्मल किए गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं। इस मौके पर वफाकी वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि शहबाज शरीफ पर पूरे पाकिस्तान को फख्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी सियासी इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद नहीं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इंतखाबात के बाद पीटीआई के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इंतखाबात के बाद पीटीआई के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से जारी बयान के अगले रोज़ ही पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात फवाद चौधरी ने पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि बहुत शुक्रिया आसिफ अली जरदारी, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। पीटीआई ऐवान ज़ेरी में तनहा आई थी और वो तनहा ही हुकूमत तश्कील देने का इरादा रखती है। 4 मई को लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि अगर इंतखाबात के बाद ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है, जैसा कि माजी में सेनेट इंतखाबात में किया गया। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि पीटीआई आसिफ अली जरदारी की पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाएगी। इस हवाले से उन्होंने मजीद बताया कि कौमी असम्बली की 272 आम नशिस्तों पर 200 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमें मुश्तरका तौर पर 150 नशिस्तों की बरतरी हासिल होगी। उन्होंने दावा किया कि दीगर सियासी पार्टियां 100 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़ी करने की सलाहियत से महरूम हैं, जबकि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार की तलाश में जिद्दोजहद करना पड़ेगी। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलाकाई पार्टियों के सांचे में ढल चुकी हैं और पीटीआई का दोनों से ही कोई मुकाबला नहीं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध और मुस्लिम लीग नून मरकजी पंजाब में मकबूलियत रखती है और इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून अपना वजूद खो देगी। उन्होंने सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी किस्म के समझौते की तरदीद की। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने पीटीआई के दावे पर तनकीद करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करेगी और जनूबी पंजाब से सियासी मुखालिफिन के श्योरिटी बॉन्ड्स भी जब्त हो जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी ने वजाहत पेश की कि वो आसिफ अली जरदारी के बयान पर कोई तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो बयान का पस मंज़र नहीं जानते और शरीक चेयरमैन इन दिनों लाहौर में मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही 2 टोक कह चुकी है कि इंतखाबात से कबल सियासी इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं। रूस में प्यूटन मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। रूसी सदर प्यूटन की जानिब से एक मरतबा फिर सदारत का मनसब संभालने की तैयारी के खिलाफ मुजाहिरे करने वाले सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी खबर रिसां इदारे AFP के मुताबिक व्लादिमीर प्यूटन 7 मई 2018 को चौथी मरतबा रूस के सदर के मनसब पर फाइज हो जाएंगे। एहतजाज के दौरान व्लादिमीर प्यूटन के हरीफ एलेक्सी नवाल्नी की कॉल पर मुल्क भर में लाखों अफराद ने मुजाहिरे किए। ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन करते हुए एलेक्सी नवाल्नी समेत 1600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर की कॉल पर सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहिरे रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हुए। गैर मुल्की न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने प्यूटन चोर है और रूस आज़ाद होगा के नारे लगाए। ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए कि व्लादिमीर प्यूटन हमारे सार नहीं हैं। मुजाहिरों में शरीक अफराद ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़कों पर निकलने का बुनियादी मकसद ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं और यहाँ मौजूद हैं। ख्याल रहे कि व्लादिमीर प्यूटन गुज़िश्ता 18 बरस से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान 2014 में यूक्रेन से मुल्हिका क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाया, जबकि 2015 में शाम में जारी खाना जंगी के दौरान बशारुल असद की फोर्सेस की हिमायत में फौजी मुहिम का आगाज किया। अपनी तकरीर के दौरान व्लादिमीर प्यूटन ने ऐलान किया था कि वो रूसी अवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। ताहम उन्होंने अपने चौथे दौरे इक़्तिदार के बारे में कुछ नहीं कहा। ख्याल रहे कि व्लादिमीर प्यूटन ने 2014 में क्राइमिया पर रूसी कब्जे के बाद
بین الاقوامی پابندیوں اور 2016 میں تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر پڑنے والے اثرات کے باوجود ملکی معیشت کو جلا بخشنے کے لیے کوششیں کی۔ پاکستان میں سیاحت میں 300 گنا اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے بعد گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں سیاحت میں 300 گنا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف 2017 میں 17,50,000 سیاحوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اعداد و شمار کے مطابق ان سیاحوں میں سے 30% پاکستانی تھے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے مطابق گزشتہ سال سیاحت سے حاصل ہونے والی آمدنی نے پاکستان کی معیشت میں تقریباً 19 ارب 40 کروڑ ڈالر کا اضافہ کیا، جو مجموعی ملکی پیداوار کا 6.9% رہا۔ ساتھ ہی WTTC نے ایک دہائی کے عرصے میں یہ آمدنی بڑھ کر 36 ارب 10 کروڑ ڈالر ہونے کی توقع بھی ظاہر کی ہے۔ سیاحت میں سالانہ اضافے کے علاوہ ملک میں کاروباری سفر کرنے والوں کی تعداد میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ سیاحت اور سفر میں تیزی سے اضافے کا بڑا صحرا انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف سیاحتی مراکز کی تشہیر کو جاتا ہے۔ PTDC کے مینیجنگ ڈائریکٹر چودھری عبدالغفور نے سرکاری خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ حکومت ملک میں سیاحت کو فروغ دینے اور PTDC کو مالی طور پر مستحکم ادارہ بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTDC اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے درمیان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تشہیر اور اسپانسرشپ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔ PTDC کی مصنوعات اور خدمات کی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی تشہیر کی جائے گی۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے حال ہی میں پاکستان ٹورزم فرینڈز کلب کا بھی آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے اس کے اراکین PTDC کی سہولیات پر 20% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکیں گے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ ملک بھر میں بارش نے موسم تبدیل کر دیا۔ شدید گرمی کے بعد سردی ایک بار پھر لوٹ آئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا، فاٹا، اسلام آباد، پنجاب، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور، کشمیر، گلگت بلتستان اور یوب ڈویژن میں مزید بارش کا امکان ہے۔ DG خان، بنو، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد اور ساہیوال ڈویژن میں کچھ مقامات پر شدید دھند اور بارش بھی متوقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمسب.tv۔